नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा इंतजार करने जाने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है। पहले और दूसरे पार्ट को लोगों ने जितना प्यार दिया है, उतनी उम्मीदें इस तीसरे पार्ट से भी जुड़ी हुई थी और उन उम्मीदों पर डायरेक्टर जीतू जोसेफ पूरी तरह से खरे उतरे हैं। यह फिल्म एक बार फिर से दिखाती है कि एक परिवार को बचाने के लिए एक पिता किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए उसे कितने भी बड़े रिस्क क्यों न लेना पड़े। दूसरे पार्ट के आखिर में कोर्ट फैसला सुनाती है कि वरुण की मौत में जॉर्ज कुट्टी का कोई हाथ नहीं है। इसके बाद जॉर्ज कुट्टी वरुण के माता पिता को उसकी अस्थियां भेज देता है और एक चिट्ठी भी लिखता है कि अब मामला यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तीसरे पार्ट में फिर वही पुरानी आग भड़कने लगती है। इस बार कहानी बहुत सीधी दिखाई जाती है। एक तरफ जॉर्ज कुट्टी और उसका परिवार है जो किसी भी तरह उस पुराने मर्डर केस से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहता है। दूसरी तरफ वरुण के माता पिता गीता और प्रभाकरन जो आज भी यही मानते हैं कि उनके बेटे का असली कातिल जॉर्ज कुट्टी ही है। सबको सच पता है लेकिन किसी के पास उसे साबित करने का कोई सबूत नहीं है, इसलिए दोनों अब फिर से मैदान में उतरते हैं, सिर्फ एक मकसद के साथ, जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार से बदला लेना। तो अब शुरू करते हैं दृश्यम 3 फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत एक थिएटर से होती है जहां जॉर्ज कुट्टी अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर फिल्म देख रहा होता है। लेकिन सबसे मजेदार बात ये है कि थिएटर में जो फिल्म चल रही है ना, वो कोई और नहीं बल्कि दृश्यम ही है। यानी दूसरे पार्ट के आखिर में जॉर्ज कुट्टी जिस राइटर को अपनी कहानी सुनाता है, अब उसी कहानी पर फिल्म बन चुकी है। थिएटर के अंदर हर तरफ तालियां बज रही होती है और लोग फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हर कोई दृश्यम की तारीफ कर रहा होता है। मलयालम सिनेमा को हिला देने वाली फिल्म कहकर जॉर्ज कुट्टी की कहानी की तारीफ करते हुए लोग थक नहीं रहे थे। इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। फिल्म खत्म होने के बाद भी लोग जॉर्ज कुट्टी को घेर लेते हैं क्योंकि अब वो सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक मशहूर नाम बन चुका होता है। लेकिन जॉर्ज कुट्टी समझ जाता है कि अगर वो लोगों के बीच में गया तो सब बेवजह सवाल पूछने लगेंगे, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर थिएटर के पीछे वाले गेट से बाहर निकलने लगता है। तभी वहाँ एक लड़का और एक लड़की माइक लेकर उनके पास आते हैं। दोनों प्रेस रिपोर्टर होते हैं। वो जॉर्ज कुट्टी से कहते हैं कि उन्हें उसका पर्सनल इंटरव्यू लेना है। जॉर्ज कुट्टी तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसे घर जाना है क्योंकि घर पर मेहमान आए हुए हैं। लेकिन रिपोर्टर पीछे हटने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि बस एक छोटा सा सवाल पूछना है जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। फिर वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और सवाल पूछते हैं। 2 साल पहले कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि वरुण की मौत से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। डीएनए रिपोर्ट में भी साबित हो चुका था कि वो बॉडी किसी और की थी। लेकिन अब आपने जो दृश्यम फिल्म बनाई है उसकी कहानी आपकी असली जिंदगी से काफी मिलती जुलती लगती है, तो क्या आप इस फिल्म के जरिए कुछ कहना चाहते हैं? ये सुनकर जॉर्ज कुट्टी बहुत ही शांति से जवाब देता है। वो कहता है पुलिस एक ऐसा केस उसके सिर पर डालना चाहती थी जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। यानी दृश्यम सिर्फ एक फिल्म है, उसकी असली जिंदगी नहीं। इतना कहकर जॉर्ज कुट्टी वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। दूसरी तरफ वही प्रेस रिपोर्टर अपनी टीम के साथ बात करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें जॉर्ज कुट्टी को इस मर्डर केस में फंसाना ही है। उन्हें सबसे हैरानी इस बात की होती है कि इतना बड़ा मामला होने के बावजूद जॉर्ज कुट्टी के चेहरे पर जरा सा भी डर या पछतावा नहीं दिखता। इससे साफ समझ आता है कि उसने परिवार को कितनी मजबूती से संभाल रखा है। उधर जॉर्ज कुट्टी की बड़ी बेटी अंजू के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। हर हफ्ते कोई ना कोई ब्रोकर नया रिश्ता लेकर आता, लेकिन कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि अंजू उसी परिवार की है जिसका नाम वरुण मर्डर केस में जुड़ा हुआ था, तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। ये बात सुनकर रानी बहुत दुखी हो जाती है। वो रोते हुए कहती है कि कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया है कि उनका उस हत्या से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी लोग उनकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तब जॉर्ज कुट्टी कहता है अब गाँव या आसपास रिश्ते ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, अब बाहर कहीं लड़का देखना पड़ेगा। इसी बीच दृश्यम फिल्म की सफलता से पूरा परिवार बहुत खुश होता है। जॉर्ज कुट्टी फिर से नई फिल्म बनाने की बात करता है, लेकिन ये सुनते ही रानी डर जाती है और वो कहती है कि और फिल्में बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक फिल्म ही काफी है। अब उन्हें सिर्फ अंजू की शादी करवा कर एक शांत जिंदगी जीनी चाहिए। तो जॉर्ज कुट्टी किसी भी हालत में अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है, लेकिन हर बार वरुण केस की वजह से मामला बिगड़ जाता। इसी दौरान जॉर्ज कुट्टी के घर जोशी नाम का आदमी आता है। अगर आपको याद हो तो दूसरे पार्ट की शुरुआत में यही आदमी पुलिस को बताता है कि वरुण की लाश पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाई गई थी। अब जोशी बहुत परेशान हालत में जॉर्ज कुट्टी के सामने बैठता है। वो कहता है उस केस के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जिस काम में हाथ डालता है उसमें नुकसान ही मिलता।
फिर वो मान लेता है कि उसने कोर्ट में जो बयान दिया था वो पैसे लेकर दिया था। पुलिस वालों ने उसे पैसे देकर झूठ बोलने के लिए कहा था। जोशी कहता है कि बाद में जब वो चर्च गया और अपनी हालत के बारे में बताया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि उस पर किसी परिवार का श्राप लगा हुआ है, इसी वजह से वो आज माफी मांगने आया है। लेकिन जॉर्ज कुट्टी उसकी बात सुनकर बहुत शांति से जवाब देता है। वो कहता है कि उसने कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया, बल्कि वो चाहता है कि सब लोग खुश रहें। और सच तो ये है कि जोशी ने जो किया उससे ही आखिरकार केस खत्म हो पाया, वरना आज तक उनका परिवार उस केस से भागता फिरता। ये सुनकर जोशी हैरान रह जाता है। फिर जॉर्ज कुट्टी उससे पूछता है कि आजकल वह क्या कर रहा है। जोशी बताता है कि उसने बस स्टैंड के पास एक छोटी सी बेकरी खोली है, लेकिन वो घाटे में चल रही है। तब जॉर्ज कुट्टी उसे सलाह देता है कि थोड़ा लोन लेकर दुकान बढ़ाए, लेकिन जोशी कहता है कि वो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है। तब जॉर्ज कुट्टी खुद उसकी मदद करने की बात करता है। वो कहता है कि अगर कभी पैसे की जरूरत पड़े तो बिना झिझक उसके पास आ जाए। यही फिल्म बहुत खूबसूरती से जॉर्ज कुट्टी के कैरेक्टर को दिखाती है। जिस इंसान ने उसके खिलाफ गवाही दी उसी की मदद के लिए वो आगे खड़ा होता है, यानी चाहे उसके दुश्मन हो या गद्दार, जॉर्ज कुट्टी कभी किसी को बर्बाद नहीं देखना चाहता। इसी के साथ सीन कट होता है और दूसरी तरफ वही दो प्रेस रिपोर्टर दिखाई देते हैं जिन्हें किसी भी हालत में जॉर्ज कुट्टी को मुजरिम दिखाना है और बहुत सारे सबूत इकट्ठे भी करने हैं। इसी वजह से उनकी टीम हमेशा जॉर्ज कुट्टी के घर के आसपास चक्कर काटती दिखती रहती है। वो लोग उसकी हर हरकत, उसके हर मूवमेंट और उसके परिवार पर नजर रखते हैं। उन्हें बस किसी भी तरह एक छोटा सा सुराग चाहिए था ताकि उस सुराग के सहारे पुराने केस को फिर से खोला जा सके और जॉर्ज कुट्टी को जेल भेजा जा सके। अब सवाल ये था कि आखिर ये लोग इतने गुस्से में क्यों थे, इनके पीछे कौन था? तो इसका जवाब तो फिल्म आगे चलकर देगी। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। उधर जॉर्ज कुट्टी अपनी बड़ी बेटी अंजू के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी रिश्ता पक्का होता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक दिन जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार के साथ घूमने जाने का प्लान करता है। उसी समय उसकी पत्नी रानी उससे एक जरूरी बात कहती है। वो कहती है, हमारी बेटियां अब छोटी नहीं रही, उनकी उम्र बढ़ रही है और उनके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन वो हमसे खुलकर पूछने में हिचकिचाती है। इसलिए हम उन्हें किसी ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहां वो खुलकर अपनी बात कह सके। असल में ये सलाह रानी को डॉक्टर ने दी थी, क्योंकि वरुण वाले हादसे के बाद अंजू लगातार एक साइकाइट्रिस्ट से इलाज करवा रही थी। डॉक्टर ने रानी से कहा था कि अंजू के मन में बहुत सारे सवाल दबे हुए हैं। जब तक उसे उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक वो इस डर और दर्द से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन इसलिए अगले दिन जॉर्ज कुट्टी अपने पूरे परिवार को लेकर वेकेशन पर निकल जाता है। वहाँ सब लोग आराम से बात कर रहे होते हैं। तभी जॉर्ज कुट्टी अंजू से कहता है, अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है तो खुलकर पूछ सकती हो। और अंजू के मन में सिर्फ एक ही सवाल था। वो पूछती है, क्या वो केस पूरी तरह खत्म हो चुका है या फिर नहीं? इस सवाल का जवाब जॉर्ज कुट्टी खुद नहीं देता। वो कहता है कि हमारा वकील भी यही मौजूद है और वही तुम्हें बताएंगे। दरअसल जॉर्ज कुट्टी पहले ही वकील को लेकर यहाँ पर आ गया था ताकि परिवार के मन में जो भी डर या फिर सवाल है उनका जवाब मिल सके। तब वकील कहती है, टेक्निकली इस केस को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये केस खत्म हो चुका है। हाँ, अगर 1 साल, 5 साल या 10 साल बाद भी पुलिस को कोई नया सुराग मिल गया तो केस फिर से खुल सकता है, लेकिन इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। सारे सबूत खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कभी ये केस वापस भी आया तब भी तुम्हें अपने पिता पर ही सबसे ज्यादा भरोसा रखना होगा। तुम्हारे पिता ने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, वो कभी तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे। वकील की बातें सुनने के बाद आखिरकार पूरा परिवार थोड़ा सुकून महसूस करता है। लेकिन इसके बाद जॉर्ज कुट्टी अकेले में वकील से बात करता है। वो पूछता है, अब आगे कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना? तभी वकील उससे एक सवाल पूछती है। वो कहती है, तुमने वरुण की बॉडी पर एसिड डालकर उसे जला दिया था, लेकिन ये बात तुमने आज तक अपने परिवार को क्यों नहीं बताई? जॉर्ज कुट्टी जवाब देता है कि अगर ये सच उन्हें पता चल गया तो वो लोग और ज्यादा डर जाएंगे, इसलिए अभी इस बात को छुपा कर ही रखना पड़ेगा। मतलब वरुण की लाश को एसिड से जलाने वाली बात अभी तक उसके परिवार में किसी को भी नहीं पता है। कुछ दिन के बाद फिर से एक मैरिज ब्रोकर उनके घर आता है। वो जॉर्ज कुट्टी और रानी से कहता है कि आपकी बेटी को देखने वाले लड़कों को रिश्ता पसंद आ जाता है। वो लोग शादी तक के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक बाद में रिश्ता तोड़ देते हैं। फिर ब्रोकर बोलता है कि इसके पीछे जरूर कोई है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई फोन करके लड़के वालों को अंजू के बारे में गलत बातें बताता है। ब्रोकर कहता है कि उसे एक नंबर मिला है, अगर उस नंबर की जांच की जाए
तो सच सामने आ सकता है। तब जॉर्ज कुट्टी वो नंबर लेकर एक पुराने पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उससे जांच करने को कहता है। जांच में पता चलता है कि वो नंबर उसी के शहर के एक आदमी का है। जब वो उस नंबर की लोकेशन तक पहुंचता है तब पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि जॉर्ज कुट्टी के थिएटर के मैनेजर का है, यानी वही आदमी जो दूसरे वार्ड में वॉचमैन था। ये सब पता चलते ही जॉर्ज कुट्टी गुस्से में उसके घर जाता है और पूछता है, मेरे साथ रहकर ही मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तू और तेरी पत्नी मिलकर मेरी बेटी की शादी तोड़वा रहे हो। लेकिन सामने वाला भी पलटकर जवाब देता है। वो कहता है, क्या सिर्फ तुम ही सही इंसान हो? तुमने जो किया उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम ही सही हो? फिर वो कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। इसी बात के लिए शुक्र मनाओ। तुमने दूसरे के परिवार को बर्बाद किया और चाहते हो कि तुम्हारा परिवार खुश रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर जॉर्ज कुट्टी अंदर से टूट जाता है। वो घर आकर बहुत परेशान रहने लगता है। रानी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसका दर्द कम नहीं होता। जॉर्ज कुट्टी को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जॉर्ज कुट्टी रानी से कहता है, ये बात हमारी बेटी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगले दिन जॉर्ज कुट्टी फैसला करता है कि वो अपनी बेटी के लिए बाहर कहीं रिश्ता ढूंढेगा। उसे लगता है कि अगर लड़का किसी दूसरे शहर का होगा तो यहाँ के लोग उनके अतीत के बारे में नहीं जान पाएंगे। रानी को ये बदलाव देखकर हैरानी होती है लेकिन जॉर्ज कुट्टी कहता है, बाहर का रिश्ता ही अंजू के लिए बेहतर होगा। इसी दौरान श्रेया नाम की एक लड़की जॉर्ज कुट्टी से मिलने आती है। ये वही लड़की थी जिसके पिता ने दूसरे पार्ट में चर्च से एक बॉडी निकालकर जॉर्ज कुट्टी की मदद की थी। श्रेया विदेश में पढ़ाई और नौकरी कर रही थी। वो एक नर्स थी। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा जॉर्ज कुट्टी ने उठाया था। उसके पिता अब बीमार होकर बिस्तर पर पड़े थे और पूरा घर श्रेया ही संभाल रही थी। वो अपनी शादी की खबर देने और आशीर्वाद लेने जॉर्ज कुट्टी के पास आई थी लेकिन दूसरी तरफ वो दोनों प्रेस रिपोर्टर लगातार जॉर्ज कुट्टी पर नजर बनाए हुए थे। अब उन्हें श्रेया को फॉलो करना शुरू कर दिया था। उन्हें लगा शायद श्रेया और जॉर्ज कुट्टी के बीच में जरूर कोई ना कोई राज छुपा है जिससे केस में नया सुराग मिल सकता है। उसी रात जॉर्ज कुट्टी को अपने बगीचे में किसी के होने का एहसास होता है। वो टॉर्च लेकर बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ मिट्टी खोदकर एक गड्ढा बनाया गया है। जॉर्ज कुट्टी तुरंत इस गड्ढे को खोदकर देखता है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। गड्ढा पूरी तरह खाली था। ये देखकर जॉर्ज कुट्टी समझ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वो वापस गड्ढा बंद कर देता है लेकिन तभी अचानक से वहाँ सहदेवन दिखाई देता है। ये वही सहदेवन था जिसने पहले पार्ट में सबसे पहले जॉर्ज कुट्टी के केस की जांच शुरू की थी। और जैसे ही सहदेवन दिखाई देता है फिल्म इंटरवल पर चली जाती है। इंटरवल के बाद पता चलता है कि सहदेवन आखिर इस मामले में वापस क्यों आया। असल में जिस प्रेस रिपोर्टर लड़की को हम अब तक देख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि सहदेवन की बेटी थी। अब बाप बेटी दोनों मिलकर किसी भी हालत में जॉर्ज कुट्टी को पकड़वाना चाहते थे। उधर एक अच्छी खबर भी आती है। अंजू के लिए आखिरकार एक रिश्ता मिल जाता है। लड़के वालों को जॉर्ज कुट्टी के परिवार के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद वो इस रिश्ते के लिए मान गए थे। दोनों परिवार घर पर मिलते हैं। लड़के को अंजू पसंद आ जाती है और अंजू को भी लड़का अच्छा लगने लगता है। फिर जल्दी शादी की तैयारियां भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सहदेवन और उसकी बेटी लगातार जॉर्ज कुट्टी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगे थे। पहले सहदेवन उस साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है जो अंजू का इलाज कर रही थी। वो खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर अंजू की मेडिकल रिपोर्ट मांगता है लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देती है। तब सहदेवन चाकू निकाल कर उसे धमकाता है। वो कहता है, अगर रिपोर्ट नहीं दी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को मार दूंगा। डॉक्टर डर जाती है और मजबूरी में रिपोर्ट उसे दे देती है लेकिन उसके जाते ही वो तुरंत जॉर्ज कुट्टी को फोन करके सारी बातें बता देती है। ये सुनकर जॉर्ज कुट्टी भी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर सहदेवन अचानक इस मामले में क्यों पड़ गया। वो तुरंत उससे मिलने पहुंचता है और वहाँ जाकर देखता है कि सहदेवन और उसकी रिपोर्टर बेटी दोनों साथ बैठे हुए हैं। तभी सहदेवन बताता है कि वो लड़की उसकी बेटी है। जॉर्ज कुट्टी गुस्से में कहता है, इस केस में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट पहले ही केस खत्म कर चुकी है। फिर तुम और तुम्हारी बेटी रिपोर्ट क्यों निकाल रही हो? लेकिन सहदेवन कहता है, तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम और तुम्हारी बेटी अब बचने वाले नहीं हो। ये सुनकर जॉर्ज कुट्टी डर और बेचैनी में वहाँ से निकल जाता है। इधर शादी की तैयारियां तेज चल रही थी। कपड़े, गहने और बाकी सारी चीजें खरीदी जा रही थी लेकिन अंदर ही अंदर जॉर्ज कुट्टी डर में जी रहा था। उसे बस एक ही चिंता थी, किसी भी हालत में उसकी बेटी की शादी रुकनी नहीं चाहिए।
इसी बीच वो अपने वकील से भी मिलता है। वो कहता है कि शादी के समय ये लोग जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन वकील उसे समझाती है कि वो शादी की तैयारियों पर ध्यान दे, बाकी सब वो संभाल लेगी। अब सहदेवन अगले सबूत की तलाश में श्रेया के घर पहुंचता है। वहां वो श्रेया और उसके पिता दोनों को मारते पीटते हुए पूछताछ करता है। वो कहता है, एक चर्च में काम करने वाले आदमी के पास इतना बड़ा घर कैसे? तुम्हारी बेटी विदेश में कैसे पढ़ रही है? ये सब पैसा आया कहाँ से? बहुत मार खाने के बाद आखिरकार श्रेया के पिता टूट जाते हैं और सब कुछ सच बता देते हैं कि उसी रात उन्होंने चर्च से एक बॉडी निकालकर जॉर्ज कुट्टी को दी थी। अब सहदेवन के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग चुका था और इसी के साथ वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। और उसी समय हमें आईपीएस थॉमस और एसआई को भी दिखाया जाता है। वो एसआई थॉमस से कहता है कि ये सहदेवन बिना मतलब जॉर्ज कुट्टी के केस को फिर से खोदकर निकालने की कोशिश कर रहा है। तब थॉमस कहता है, ठीक है, उसे कल बुलाओ, हम उससे पूछताछ करेंगे। अगले दिन सहदेवन आईजी ऑफिस पहुंचता है। अब थॉमस उससे पूछता है कि आखिर तू इस केस को फिर से क्यों खोद रहा है? तब सहदेवन बड़े घमंड से कहता है, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है और मैं इसे फिर से बाहर निकाल कर रहूंगा। असल में थॉमस को सहदेवन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि भले ही वो एक पुलिस ऑफिसर रहा हो, लेकिन उसने कई गैर कानूनी काम किए थे। इसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट में उसकी बदनामी हुई थी, इसलिए थॉमस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें खुद थॉमस पसंद नहीं था। इसके बाद थॉमस सहदेवन को साफ साफ धमकी देता है कि अब इस केस में दोबारा मत पड़ना, तू रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, बस उसी तरह रहे। फिर वह कहता है, मैंने तुझे यहाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं बुलाया, तेरे खिलाफ एक महिला ने शिकायत भी की है, अगर तू फिर भी नहीं माना तो तुझे अंदर कर दूंगा। इतना बोलकर थॉमस वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है तब इस कहानी के सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में सहदेवन को इस केस की जांच दोबारा शुरू करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि वरुण के पिता प्रभाकरन ने कहा था। अगर सच बोले तो पहले और दूसरे पार्ट में वरुण की मौत के बाद प्रभाकरन ने ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जॉर्ज कुट्टी कितना चालाक इंसान है और वो कितनी बड़ी बड़ी चालें चल सकता है। इसलिए उसने लगभग हार मान ली थी। लेकिन उसकी पत्नी गीता, वो अब भी अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहती है। वो इस केस को खत्म नहीं होने देना चाहती थी। अब इसी वजह से प्रभाकरन खुद थॉमस से कहता है कि मैंने ही सहदेवन को इस केस को दोबारा खोलने के लिए कहा था, वो भी आप लोग से छुपाकर। अब थॉमस कहता है कि सर, ये केस तो पिछले साल ही खत्म हो चुका था, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रभाकरन कहता है कि तुम लोग चाहे तो कुछ भी कहो, लेकिन मेरी पत्नी वरुण की अस्थियां विसर्जित करने के बाद भी सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रही है। हम अमेरिका चले गए थे ताकि सब कुछ भूल जाए, लेकिन वहां जाकर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। वो पागलों जैसी रहने लगी है, अजीब हरकतें करने लगी है। हमने अपना बेटा खोया है और दूसरी तरफ जिसने हत्या की उसकी बेटी की शादी खुशी खुशी हो जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस केस को फिर से खुलवा कर रहूंगा। अब थॉमस पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? प्रभाकर कहता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सहदेवन की मदद से मैं एविडेंस बना सकता हूँ। ये सुनकर थॉमस कहता है, जो करना है करो, लेकिन सहदेवन पर ज्यादा भरोसा मत करना। लेकिन प्रभाकरन और सहदेवन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस थॉमस भी चुपचाप छोटी मोटी मदद करता रहता है। अब जॉर्ज कुट्टी को भी समझ आ जाता है कि इन सबका असली मकसद क्या है। वो लोग किसी भी कीमत पर उसकी बेटी की शादी रुकवाना चाहते हैं। अगले दिन शादी थी और उससे पहले वो जॉर्ज कुट्टी और उसकी बेटी को कोर्ट में खड़ा करना चाहते थे। इसी वजह से जॉर्ज कुट्टी वकील की मदद से पहले ही जमानत ले लेता है। अब कोर्ट में वरुण के वकील मांग करते हैं कि जॉर्ज कुट्टी और उसकी बेटी को कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन जॉर्ज कुट्टी की वकील कहती है ये सब एक सोची समझी साजिश है। उन्हें पता है कि लड़की की शादी होने वाली है, इसलिए ये लोग शादी रुकवाना चाहते हैं। उधर कोर्ट में बहस चल रही होती है और दूसरी तरफ शादी भी अच्छे से हो जाती है। यहाँ तक कि कोर्ट भी कह देता है शादी खत्म होने तक जॉर्ज कुट्टी के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। अब एक तरफ जॉर्ज कुट्टी खुश था कि उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो गई, लेकिन दूसरी तरफ प्रभाकरन गुस्से से जल रहा था आखिर शादी होगा कि उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो गई। लेकिन दूसरी तरफ प्रभाकरन गुस्से से जल रहा था आखिर शादी हो कैसे गई। अब कहानी की सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है।
शादी की रात अंजू और उसका पति एक होटल में रुकते हैं और यहीं पूरी कहानी पलट जाती है। असल में जो लड़का अंजू से शादी करता है ना, वो दरअसल में प्रभाकरन का आदमी है। दरअसल उस लड़के को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था। प्रभाकरन ने उसकी मदद की थी। उसी एहसान के बदले उसने अंजू से शादी की थी। अब प्रभाकरन और सहदेवन की प्लानिंग ये थी कि अंजू को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया जाए, फिर वहाँ एक नकली मर्डर सीन बनाया जाए और उस लड़के को विदेश भेज दिया जाए, ताकि ऐसा लगे कि अंजू ने ही अपने पति का खून किया है और उसे जेल भेजा जा सके। लेकिन जॉर्ज कुट्टी को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। उसी रात उसे प्रभाकरन का वीडियो कॉल आता है। वो कहता है, मैंने तेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही जॉर्ज कुट्टी घबरा जाता है और वो तुरंत ही वहाँ पहुँचता है। तब उसे पता चलता है कि प्रभाकरन ने अंजू को बुरी तरह से पीटा था और जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसे वहाँ से भगा दिया गया है। यानी उनका प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन इस प्लान के बारे में आईपीएस थॉमस को कुछ भी नहीं पता था। ये बात सिर्फ दो लोगों को पता थी, प्रभाकरन और सहदेवन। अब अगले दिन कहानी का असली खेल शुरू होता है। असल में हुआ ये था कि प्रभाकरन ने जैसा प्लान बनाया था, जॉर्ज कुट्टी ने उसी प्लान को उल्टा उन्हीं पर इस्तेमाल कर दिया था। सच तो ये है कि जैसे ही प्रभाकरन का वीडियो कॉल आया था, जॉर्ज कुट्टी तुरंत ही होटल पहुंच गया था और वहां पहुंचकर उसने खुद अपनी बेटी को बुरी तरह से पीटा, जिससे कि वो बेहोश हो गई। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था जो जाल उसके लिए बिछाया गया है, उसी जाल में वो लोग खुद फंस जाएं। दूसरी तरफ अंजू का पति सहदेवन के साथ भाग चुका था। अब जॉर्ज कुट्टी इस मौके का फायदा उठाता है। वो ऐसा माहौल बना देता है जैसे सहदेवन ने ही अंजू के साथ वो सब कुछ किया हो। इसके बाद वो सहदेवन के घर पहुंचता है, उसे पकड़ता है और कहता है, तू और प्रभाकर मिलकर ये सब काम कर रहे हो, मुझे पता चल चुका है। इसके बाद जॉर्ज कुट्टी सहदेवन को चाकू मारता है और उससे बयान भी ले लेता है। उस बयान में सिर्फ प्रभाकरन ही नहीं बल्कि आईपीएस थॉमस का भी नाम शामिल होता है। यानी अब ये सारे लोग जॉर्ज कुट्टी के जाल में फंस चुके थे। अब जब सब कुछ उल्टा पड़ने लगता है तब जॉर्ज कुट्टी का दिल पिघल जाता है। वो थॉमस से कहता है, इन सारी गलतियों की वजह मैं हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, उन्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। मैं मानता हूँ मैंने हत्या की है, मैं कल ही सरेंडर कर दूंगा, मुझे 5 साल की सजा दे दो, मैं सजा भी काट लूंगा, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। यानी आखिरकार जॉर्ज कुट्टी खुद को सरेंडर करने का फैसला कर लेता है। लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि अगर तुम लोगों ने कोई चाल चली तो तुम्हारे सारे एविडेंस मेरे पास है, सारे वीडियो मेरे पास है, मैं वो कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। फिर वो आईपीएस थॉमस से कहता है, ये बात जाकर प्रभाकरन को बता देना। प्रभाकरन ये बात सुनते ही उसकी बात मान लेता है। असल में जॉर्ज कुट्टी पहले भी अपने परिवार से कह चुका था कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, एक दिन मुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तुम लोग कभी दुखी मत होना, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा। और अब वह चीज सच हो रही थी जब जॉर्ज कुट्टी सारे गुनाह अपने सर पर ले लेता है और कह देता है कि हत्या उसी ने की थी। इसके बाद वो जेल चला जाता है। अब मीडिया, पूरे शहर में लोग यही सोच रहे थे कि 15 साल बाद आखिर इस हत्या का फैसला हो गया। अब मीडिया और पूरे शहर के लोग यही सोचते हैं, 15 साल के बाद आखिर इस हत्या का फैसला हो गया। हर कोई हैरान था कि एक पिता अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ कर सकता है। इसके बाद हमें प्रभाकरन और उसकी पत्नी गीता को दिखाया जाता है। गीता टीवी पर जॉर्ज कुट्टी की गिरफ्तारी देख रही थी। तब प्रभाकरन उससे पूछता है, अब तो खुश हो ना? लेकिन गीता कहती है, नहीं, मुझे खुशी नहीं हुई, मैं चाहती हूँ कि अंजू जेल जाए। और यहीं से साफ हो जाता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यानी उन्होंने दृश्यम 4 के लिए अभी भी रास्ते छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये लोग असली सबूत तो कभी ढूंढ नहीं पाए, लेकिन वो सिर्फ कातिल को जेल भेजना चाहते हैं। और पता नहीं ये कहानी आगे कितनी दूर जा पाएगी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश